पिछले लेक्चर में हम लोगों ने स्थापत्य कला के अंतर्गत स्तूप, चैत्य और विहार का वर्णन किया था और आपको स्तूप का चित्र बनाकर भी दिखाया। अब हम लोग स्थापत्य कला के अंतर्गत मंदिर का अध्ययन करते हैं। मंदिर वेल नोन है, मंदिर, टेम्पल जिसे इंग्लिश में कहते हैं आप। मंदिर यानी भगवान का घर, देव स्थान, जिसको आप क्या कह सकते हो, देव घर या देवताओं का आवास। यद्यपि भगवान तो हर जगह हैं, लेकिन जब हम मंदिर रूपी धारणा की बात करते हैं तो मेरे दिमाग में ये आता है कि ये देवघर है, देवताओं का वास है या देवालय है। देवालय, बहुत सारे नाम आप इसको देख सकते हैं। अगर देखो आप तो ये वास्तुकला या स्थापत्य कला एक तरह से विकसित होते हुए मंदिर निर्माण तक पहुंची है। इसमें एक विकास की प्रक्रिया देखने को मिलती है। मंदिर का प्रमाण हमें अगर आप देखें तो व्यवस्थित रूप में मंदिर का आरंभ मौर्योत्तर काल से माना जाता है, लेकिन विकास वास्तविक रूप में, इसलिए बहुत सारे इतिहासकार या लोग सामान्यतः एग्री भी करते हैं कि मंदिर गुप्त काल से ही माना जाना चाहिए, क्योंकि मौर्योत्तर काल में संकेत थे, इसलिए मैंने आरंभ शब्द का इस्तेमाल किया। लेकिन विकास जो है गुप्त काल से माना जाता है, गुप्त काल से माना जाता है। यानी एक तरह से देखें आप कि जब आपसे ये कहा जाए कि मंदिर के प्रमाण कब से मिलने लगते हैं, तो मूलतः गुप्त काल ही माना जाएगा, क्योंकि गुप्त काल में हमें स्पष्ट रूप से मंदिर के दर्शन होने लगते हैं। तो इस तरह से हम मंदिर का प्रारंभ जो है गुप्त काल से ही मानेंगे। अब मंदिर स्थापत्य में अगर हम देखें तो हमें क्या क्या चीजें देखने हैं विशेष रूप से मंदिर स्थापत्य में। मंदिर स्थापत्य में अगर आप देखो तो इसमें हम पहली चीज जो देखेंगे विशेष रूप से उल्लेखनीय है, वह है मंदिर स्थापत्य का निर्माण। और इसके अंतर्गत हम देखेंगे कि आखिर इसके प्रमुख तत्व क्या हैं, प्रमुख तत्व क्या हैं। दूसरे में हम देखेंगे कि मंदिर निर्माण की शैली कौन कौन सी है, शैलियां, मंदिर निर्माण की शैलियां। और इसमें हम 3 शैली को देखते हैं, नागर शैली, द्राविड़ शैली और तीसरी बेसर शैली। तीसरी बेसर शैली। 3 शैलियों को हम लोग देख सकते हैं कि द्राविड़ शैली जो है। तीसरी चीज जो विशेष रूप से उल्लेखनीय मानी जाती है कि मंदिर में क्या चीजें होनी चाहिए, उसमें हम देखते हैं कि प्रमुख मंदिर वो कौन कौन से हैं। प्रमुख मंदिर जिसके द्वारा ये सारी चीजें देखी जाती हैं। तो इस तरह से हम लोग प्रमुख तत्वों को पहले पढ़ते हैं और प्रमुख तत्वों के बाद जो है नागर शैली, द्रविड़ शैली और बेसर शैली, इन तीनों का हम लोग वर्णन करते हैं। प्रमुख तत्व की अगर हम बात करें तो इस प्रमुख तत्व में
महत्वपूर्ण रूप में सबसे पहले हम अधिष्ठान की बात करते हैं। अधिष्ठान यानी वह चबूतरा, आधार जिसको आप कह सकते हैं, जिस पर मंदिर बनेगा। ठीक, अधिष्ठान। अधिष्ठान के बाद हम दूसरे नंबर पर गर्भगृह को देखते हैं, यानी जो भगवान जहाँ स्थापित होते हैं उसे हम गर्भगृह कहते हैं, गर्भगृह। उसके बाद हम लोग शिखर देखते हैं। फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं कि आखिर जो मंदिर में शीर्ष है वो कैसा है, शीर्ष को देखते हैं। और अंत में उसकी दीवार या परकोटे को देखते हैं, दीवार या परकोटे को देखते हैं। तो इतनी चीज़ें हमें जो है देखी जाती है। द्राविड़ शैली में एक और ख़ास चीज़ देखने को मिलती है, जिसे हम छठे नंबर पर लिख सकते हैं, और वो है गोपुरम। गोपुरम यानी प्रवेश द्वार। प्रवेश द्वार, गोपुरम या प्रवेश द्वार। तो इसको इस तरह से भी हम लोग देख सकते हैं। अब अगर हम इनकी बात करें तो जैसे नागर शैली, ये हिमालय से लेकर के, हिमालय से विंध्य पर्वत के बीच विंध्य पर्वत तक नागर शैली, यानी उत्तर भारत की शैली इसको हम कह सकते हैं। दूसरा है द्राविड़ शैली। इससे हम अगर आप देखें तो कृष्णा तुंगभद्रा से लेकर के कन्याकुमारी तक, तीसरी बेसर। बेसर ये नागर और द्राविड़ को मिलाकर बनाई गई है। बेसर को हम विंध्य पर्वत से कृष्णा के बीच तक, तो हिमालय से विंध्याचल, विंध्य पर्वत तक, कृष्णा तुंगभद्रा से कन्याकुमारी तक द्रविड़ शैली, बेसर शैली नागर प्लस द्राविड़, विंध्य पर्वत से कृष्णा तुंगभद्रा के बीच तक का जो क्षेत्र है उसको हम इसमें शामिल करते हैं। इस तरह से इनको हम देख सकते हैं कि कैसे ये सामने आती हैं। अब एक एक को हम लोग देखते हैं, जैसे नागर शैली। नागर शैली को अगर आप देखो तो ठीक है, इस तरह से इसको हम देख सकते हैं। ये खास विशेषता है।
ये गर्भगृह है, ये शिखर है, बीच में मतलब गर्भगृह, ये वाला पोर्शन गर्भगृह है, और ऊपर जो है वो रेखीय शिखर है, इससे हम रेखीय शिखर कह सकते हैं, रेखीय शिखर। ये जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन है आमलक, आमलक। ठीक है बच्चों, तो नागर शैली की जब बात आती है तो आप इसको दिमाग में रखें कि जो है ये गर्भगृह है, और यह गर्भगृह है कैसा, यह है वर्गाकार। शिखर रेखीय है, ऊपर जो है आमलक माना जाता है। ये है नागर शैली का उदाहरण। द्रविड़ शैली, द्रविड़ शैली में अगर आप देखो बच्चों तो ये क्या है बच्चों, गर्भगृह है। क्या है बच्चों, गर्भगृह। और ये गर्भगृह है कैसा, ये आयताकार है।
आयताकार। ये क्या है, इसको हम परकोटा या दीवार कह सकते हैं। ये गोपुरम है, गोपुरम, जिसे आप प्रवेश द्वार भी कह सकते हैं। प्रवेश द्वार। ये शिखर पिरामिड नुमा, शिखर पिरामिड नुमा। ठीक है। और ऊपर जो है ये स्तूपिका है। स्तूपिका। स्तूपिका। तो बच्चों ये गर्भगृह है जो आयताकार है, पिरामिड नुमा शिखर है, ऊपर इस स्तूपिका है। ये गोपुरम है। गोपुरम बच्चों क्या है कि ये दक्षिण भारत की सबसे प्रमुख विशेषता है मंदिर की। गोपुरम जो है यानी प्रवेश द्वार, ये दक्षिण के मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता मानी जाती है कमोबेश। और ये जो स्तूपिका है उससे थोड़ा सा छोटा होता, ना ही इतना खूबसूरत गेट दरवाज़ा बनाया जाता है, उसको अलंकृत किया जाता है, नक्काशी की जाती है, उसमें तमाम तरह के सौंदर्य की चीज़ें उससे जोड़ी जाती हैं और वो मंदिर को और खूबसूरत और भव्य बना देता है। तो ये दक्षिण के मंदिर की एक खास विशेषता है बच्चों कि कैसे ये सारी चीज़ें इन मंदिरों में दिखाई दे रही हैं। इसको हम इस तरह से भी देख सकते हैं कि कैसे ये पिरामिड नुमा शिखर है। और इसको कहीं कहीं जो है विमान की भी संज्ञा, दक्षिण भारत में जब चोल काल आता है, चोलकालीन मंदिरों को ये विमान की श्रेणी में रखिए, जैसे विमान उड़ रहा है। जितनी बड़ी मंदिर उतना बड़ा साम्राज्य। यानी एक तरह से अगर आप देखो तो सामाजिक आर्थिक संरचना से भी ये चीज़ें जुड़ी हैं। सामाजिक आर्थिक संरचना से भी जुड़ी है। सामाजिक आर्थिक संरचना से भी जुड़ी है। तो इसको इस तरह से भी हम देख सकते हैं कि कैसे इस काल की जो मंदिर थी इनके अंतरों को हम देख सकते हैं। जिसे तुलनात्मक आप देखें तो जैसे इसका गर्भगृह वर्गाकार है, जबकि इसका गर्भगृह आयताकार है। फिर देखो इसका शिखर रेखीय है और इसका शिखर पिरामिड नुमा है। नागर शैली का जो मंदिर है उस पे जो है अगर आप देखो तो शीर्ष की जो स्थिति है वो उसे हम आमलक कहते हैं, जबकि इसको हम स्तूपिका कहते हैं। यहाँ के मंदिर जो थे दक्षिण भारत के मंदिर, इन मंदिरों में अधिष्ठान जरूरी होता था। और जबकि जो उत्तर भारत के मंदिर थे वो खुले रूप में भी बना दिए जाते थे, लेकिन सामान्यतः चारों तरफ सीढ़ियाँ उनमें भी देखने को मिलती हैं। तो इस तरह से इनके
मैप जो है, मतलब इनकी आकृति से स्पष्ट हो जाता है कि ये चीज़ें, ये अंतर इनमें दिखाई देती हैं कि कैसे जो है ये बनी है। तो इनको खूबसूरत तरीके से हम देख सकते हैं कैसे ये चीज़ें जुड़ी हैं। पिरामिड नुमा, चोल काल में इसे हम विमान शैली से भी संबोधित करते हैं कि कैसे विमान शैली देखने को मिलती है। ठीक बच्चों, तो ये रहा जो है नागर शैली और द्रविड़ शैली। बेसर शैली में अगर आप देखें बच्चों, तो बेसर जो शैली थी, बेसर शैली में आकार तो नागर का होता था, आकार नागर का, जबकि संरचना जो होती थी द्रविड़ की। द्रविड़ की तो इस तरह से जो है, जिसे होयसलेश्वर मंदिर जो है, होयसलेश्वर मंदिर बेसर शैली में बना है। होयसलेश्वर बेसर शैली में बना है। होयसलेश्वर जो है वो बेसर शैली में बना है। अब हम लोग मंदिर की संरचना का कुछ अध्ययन करते हैं कि आखिर ये जो मंदिरें बनवाई गई थी इनमें क्या क्या चीज़ें, मंदिर स्थापत्य के अंगों को एक तरह से हम देखते हैं। तो मंदिर स्थापत्य के अंग, मंदिर स्थापत्य के अंग, पहला है अधिष्ठान। अधिष्ठान बच्चों, इसे चबूतरा या आधार भी कह सकते हो, जिस पर मंदिर का निर्माण किया जाता था। यानी ये वह जो है, ये चतुर्भुजनुमा ये संरचना होती थी जिसे आधार बनाकर मंदिरों का निर्माण किया जाता था। ठीक है, चबूतरे नुमा संरचना, जिसे आधार बनाकर इस पर मंदिर का निर्माण किया जाता था। मंदिर का निर्माण किया जाता था। किया जाता था। तो ये अधिष्ठान के अंतर्गत हम देखते हैं कि चबूतरे नुमा जो है संरचना होती थी जिसे आधार बनाकर मंदिर का निर्माण किया जाता था। नागर शैली में अधिष्ठान जो है एक आवश्यक तत्व था। नागर शैली में अधिष्ठान एक आवश्यक तत्व था। एक आवश्यक तत्व अधिष्ठान को माना जाता था। आप गुप्तकालीन मंदिरों को देखेंगे, लेकिन चंदेलों की जो मंदिर है वो बिना किसी जो है अधिष्ठान के भी जो है देखी जाती है। द्रविड़ शैली में आवश्यक नहीं था। द्रविड़ शैली में आवश्यक नहीं था, यानी अधिष्ठान जरूरी नहीं था। हो जाए तो ठीक है, नहीं होता था तो कोई फर्क नहीं पड़ता था।
दूसरा है गर्भगृह, गर्भगृह नाम से स्थित है। यह मंदिर का सबसे महत्वपूर्ण, यह मंदिर का सबसे महत्वपूर्ण भाग था जिसमें देवताओं की मूर्तियां स्थापित की जाती थी। आगे बस समझ में, ये जो है बहुत महत्वपूर्ण चीज़ था। और इसमें देवी देवता की, देवी देवताओं की, इसको हम देवी कर दे रहे हैं, इसमें देवी देवताओं की मूर्तियां स्थापित की जाती थी। नागर शैली में यह वर्गाकार होता था। वर्गाकार होता था, वर्गाकार होता था। जबकि द्राविड़ शैली में आयताकार होता है। शिखर, गर्भगृह के ऊपर की संरचना को, गर्भगृह के ऊपर की संरचना को, गर्भगृह के ऊपर की संरचना को शिखर कहते थे। शिखर कहते थे। नागर शैली में नागर शैली में यह रेखीय होता था। जबकि द्राविड़ शैली में यह पिरामिड नुमा होता था। पिरामिड नुमा होता था। तो शिखर की जो खास बात हो यही है कि गर्भ के ऊपर निर्मित विशाल संरचना, एक तरह से निर्मित संरचना होती थी। नागर शैली में यह जो है शिखर रेखीय होते थे, और जबकि द्राविड़ शैली में यह पिरामिड नुमा होता था। तो रेखीय को हम लोग आमलक कहते थे, और पिरामिड नुमा जो शिखर होता था उसको हम लोग स्तूपिका कहते थे। तो इस तरह से इसको हम देख सकते हैं। अगली विशेषता जो है वह है परकोटा। परकोटा ब्रैकेट में दीवार, परकोटा या दीवार। ठीक। अब क्या होता था कि द्रविड़ मंदिर में यह एक, द्राविड़ मंदिरों में एक परकोटा या दीवार, द्राविड़ मंदिरों में एक परकोटा या दीवार होती थी।
ठीक है। और ये एक तरह से अगर आप देखें बच्चों, तो ये मंदिर को चारों तरफ से घेर लेता था। यह मंदिर को घेर लेता था, यानी मंदिर इससे सुरक्षित हो जाती थी। ये अपने आप में एक जो है, यह एक तरह से यह मंदिर को जो घेर लेता था। तो इस रूप में भी ये महत्वपूर्ण है। यह मंदिर को, या मंदिर इससे घिरा होता है, यह मंदिर को घेरता था, घेरता था, या मंदिर से घिरी होती थी। तो यह भी एक नई संरचना है। परकोटे की संकल्पना को भी आप देख सकते हैं। द्रविड़ मंदिरों में एक परकोटा या दीवार होती थी, यह मंदिर को घेरता था। तो इस रूप में भी ये महत्वपूर्ण माना जाता है। और नागर शैली में यह नहीं पाया जाता था। नागर शैली में यह नहीं पाया जाता था। ठीक, तो ये परकोटा भी एक प्रमुख विशेषता के रूप में है। पांचवी विशेषता है गोपुरम। गोपुरम, इसे हम मंदिर प्रवेश द्वार भी कहते हैं। मंदिर प्रवेश द्वार भी कहते हैं। यह द्रविड़ मंदिर की प्रमुख, यह द्रविड़ मंदिर की प्रमुख विशेषता है। नागर शैली में यह नहीं पाई जाती। नागर शैली में यह नहीं पाया जाता है। नागर शैली में यह नहीं पाया जाता है। तो ये भी एक अपने आप में महत्वपूर्ण चीज़ मानी जाती है कि कैसे ये चीज़ें होती थी। और यह एक तरह से देखो तो इसकी खूबसूरती, यानी इसमें अलंकरण होता था। अलंकरण होता था। यह सामाजिक आर्थिक, तो इसको हम सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से भी देख सकते हैं। सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक समृद्धि से जोड़कर देखते हैं। तो इस तरह से भी हम इसको देख सकते हैं कि ये जो है विशेषताएं प्रमुख रूप से उल्लेखनीय मानी जाती हैं। अब हम लोग मंदिर निर्माण शैली को देखते हैं। मंदिर निर्माण शैली, मंदिर निर्माण शैली। तो सबसे पहले हम लोग नागर शैली को देखते हैं। नागर शैली, मंदिर निर्माण शैली या नागर शैली। ठीक, नागर शैली में मंदिर चतुष्कोणीय होते थे। मंदिर चतुष्कोणीय होते थे। चतुष्कोणीय होते थे। ठीक, नागर शैली में मंदिर कैसे होते थे बच्चों? चतुष्कोणीय होते थे। गर्भगृह वर्गाकार होता था। गर्भगृह
वर्गाकार होता था तथा शिखर रेखीय होता था। शिखर रेखीय होता था और शीर्ष पर आमलक होता था। शीर्ष पर आमलक होता था। शीर्ष पर क्या होता था? शीर्ष पर आमलक होता था, जो इसकी खास भी बात है। और क्या होता था? मंदिर में मंडप होता था। मंदिर में मंडप होता था तथा सभा भवन एवं प्रदक्षिणा पथ भी होता था। प्रदक्षिणा पथ मतलब बच्चों की परिक्रमा, मंदिर के चारों लोग परिक्रमा किया जाता था, तो उसे हम प्रदक्षिणा पथ कहते हैं। मंदिरों में चारों जो हम लोग परिक्रमा करते हैं उसको हम लोग प्रदक्षिणा पथ कहते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि ये हिमालय से विंध्य पर्वत तक है। यह शैली हिमालय से विंध्य पर्वत तक है। यह शैली हिमालय से विंध्य पर्वत तक है। उड़ीसा के मंदिर नागर शैली के शुद्ध उदाहरण है। नागर शैली के शुद्ध उदाहरण है। शुद्ध उदाहरण है। नागर शैली के शुद्ध उदाहरण है, कह सकते हैं। ठीक है। द्राविड़ शैली की बात करते हैं। इस शैली के मंदिर अष्टकोणीय होते थे। अष्टकोणीय शैली के मंदिर क्या होते थे? अष्टकोणीय होते थे। इसका गर्भगृह आयताकार होता था। आयताकार होता था, जबकि शिखर पिरामिड नुमा पिरामिड नुमा होता था। ठीक बच्चों। और शीर्ष पर जो है स्तूपिका की संरचना होती थी। इसके शीर्ष पर
शीर्ष पर स्तूपिका होती थी। इसके शीर्ष पर स्तूपिका होती थी। इसके शीर्ष पर क्या होती थी? स्तूपिका होती थी, जो इसकी संरचना को बिल्कुल अलग करती थी। इनकी एक जो और ख़ास बात है बच्चों, वो ये है कि यहाँ के जो मंदिर होते थे, यहाँ की मंदिरें सामाजिक आर्थिक गतिविधियों में भाग लेती थी, सामाजिक आर्थिक गतिविधियों में भाग लेती थी। ये भी एक महत्वपूर्ण पक्ष माना जाता है कि कैसे द्रविड़ जो मंदिरें थी वो ऐसी होती थी। बेसर शैली की अगर हम बात करें, बेसर शैली, ऐसे बता दूं कि बेसर का अर्थ होता है खच्चर, ठीक है। लेकिन यहां जो बेसर शैली का अर्थ है, यह शैली नागर शैली और द्रविड़ शैली, यह शैली नागर शैली और द्रविड़ शैली को मिलाकर विकसित की गई थी। और इसके अगर आप उदाहरण देखने की कोशिश करें बच्चों, तो यह शैली विंध्य पर्वतमाला से कृष्णा घाटी के क्षेत्रों में थी। इसके अगर भौगोलिक क्षेत्र की हम बात करें तो यह है। और होयसल शासकों द्वारा मैसूर के हेलीवेड नामक में होयसलेश्वर मंदिर, जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूँ कि ये जो है होयसलेश्वर मंदिर जो हेलीवेड जिसको हम कहते हैं, तो होयसल वंश एक था। होयसल वंश के शासकों ने होयसलेश्वर मंदिर का निर्माण किया, जो बेसर शैली है। ये पर्वत मालाओं को जो है एक तरह से देखिए तो क्या कहते हैं, ये विंध्य पर्वतमाला और कृष्णा के बीच का जो क्षेत्र था उसमें हम इसको देख सकते हैं। तो यह विंध्य पर्वत एवं कृष्णा नदी के बीच का क्षेत्र था। कृष्णा नदी और विंध्य पर्वत के बीच का क्षेत्र था। और स्पेशली अगर आप देखें तो इसे होयसल शासकों द्वारा मैसूर के हेलीवेड में
होयसलेश्वर, होयसलेश्वर मंदिर में देख सकते हैं, होयसलेश्वर मंदिर में देख सकते हैं। अब हम कुछ मंदिरों को उदाहरण के रूप में भी देखते हैं, जैसे गुप्तकालीन मंदिर। गुप्तकालीन मंदिर, गुप्तकालीन मंदिरों को अगर आप बच्चों देखो तो जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि भारत में मंदिर निर्माण, भारत में मंदिरों का निर्माण गुप्त काल से प्रारंभ होता है। गुप्त काल से प्रारंभ होता है। ठीक। और इस काल में अगर आप देखें तो मंदिरों का निर्माण जो है, मंदिरों का निर्माण एक चबूतरे पर होता था। चबूतरे पर होता था, जिसके चारों ओर सीढ़ियां होती थी। जिसके चारों ओर सीढ़ियां होती थी। जिसके चारों ओर क्या होती थी बच्चों? सीढ़ियां होती थी। यानी मंदिर होता था, एक चबूतरे पर उसका निर्माण होता था, चारों ओर इस पर सीढ़ियां बनी होती थी, और मंदिर के भीतर, मंदिर के भीतर एक गर्भगृह होता था। गर्भगृह होता था। मंदिर के भीतर क्या होता था? एक गर्भगृह होता था, जहां देवी एवं देवता की मूर्तियां स्थापित की जाती थी। जहां देवी एवं देवता की मूर्तियां स्थापित की जाती थी। ठीक। गर्भगृह में एक प्रवेश द्वार होता था। गर्भगृह में एक प्रवेश द्वार होता था। गर्भगृह में क्या होता था? एक प्रवेश द्वार होता था, जो अलंकृत होता था। जो अलंकृत होता था, यानी उसमें एक अलंकरण दिखाई देता था। और इसके चारों ओर एक प्रदक्षिणा पथ होता था। इसके चारों ओर क्या होता था? एक प्रदक्षिणा पथ होता था। मंदिर की छत समतल होती थी। मंदिर की छत
समतल होती थी। मंदिर की छत क्या होती थी? समतल होती थी। किंतु कुछ मंदिर शिखर युक्त भी बनने लगे थे। किंतु कुछ मंदिर भी बनने लगे थे। उदाहरण के लिए अगर आप देखें, उदाहरण के लिए देवगढ़ का दशावतार मंदिर। दशावतार मंदिर बच्चों, ये देवगढ़ का दशावतार मंदिर ये उत्तर प्रदेश में एक ललितपुर जिला है, वहाँ है। पहले झांसी में था लेकिन अब वो ललितपुर में हो गया है। यहाँ भगवान विष्णु, ये भगवान विष्णु का मंदिर है। इस मंदिर में पहली बार गुप्त काल की पहली ऐसी मंदिर है जिसमें शिखर दिखाई दे रहा है। इसमें भगवान विष्णु को 10 अवतारों की जो है आपको झलक मिलती है। और यही नहीं, यह मंदिर पंचायतन शैली में बनी है। एक तरह से ये भी हम देख सकते हैं कि यह जो है पंचायतन शैली में भी है, यानी इसमें 5 देवताओं की पूजा होती थी, इसलिए इसमें इसे हम पंचायतन शैली भी कहते हैं। दुर्गा माता और गणेश जी की भी पूजा इसमें होती थी। तो इस तरह से हम देख सकते हैं पंचायतन शैली का देवगढ़ का 10 अवतार मंदिर। इसमें भगवान विष्णु की 10 अवतारों की झलक दिखाई देती है। दस अवतारों की झलक दिखाई देती है। भगवान विष्णु के 10 अवतारों की झलक दिखाई देती है देवगढ़ के 10 अवतार मंदिर में, जो खास बात है। मुख्यतः अगर आप देखें बच्चों, तो मुख्यतः मंदिरों का निर्माण मुख्यतः मंदिरों का निर्माण जो है पत्थर से होता था। पत्थर से होता था, ठीक। लेकिन जैसे कानपुर के भीतर गांव का मंदिर, किंतु कुछ मंदिरों का निर्माण ईंटों से, होता था। जैसे कानपुर का भीतर गांव का मंदिर। कानपुर का भीतर गांव का जो मंदिर था बच्चों, ये जो है ईंट से बना था, जो खास बात है। और इसका जो भीतरी भाग है वो बिल्कुल, अगर आप देखें तो मंदिर का जो भीतरी भाग होता था, मंदिर का भीतरी भाग सादा होता था। मंदिर का भीतरी भाग क्या होता था बच्चों? सादा होता था, यानी किसी प्रकार का कोई विशेष अलंकरण वगैरह देखने को नहीं मिलते। और चौखट पर शंख का चिन्ह बना होता था।
और चौखट पर शंख का चिन्ह बना होता था। चौखट पर शंख का चिन्ह बना होता था। ये भी एक महत्वपूर्ण विशेषता है। अन्य मंदिरों में अगर आप देखें, गुप्तकालीन मंदिरों में तो जबलपुर मध्य प्रदेश का जबलपुर का तिगवा मंदिर, सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर, सिरपुर आज की तारीख में रायपुर है, छत्तीसगढ़। सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर, विशेष रूप से उल्लेखनीय है। और नचना कुठार का पार्वती मंदिर जो है विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इसको भी हम देख सकते हैं, मध्य प्रदेश में है। नचना कुठार का पार्वती मंदिर, नचना कुठार का पार्वती मंदिर भी उदाहरण के लिए हम इसको देख सकते हैं। ये भी एक गुप्तकालीन मंदिरों का एक विशेष उदाहरण आप मान सकते हैं कि गुप्तकालीन मंदिरों में किन किन मंदिरों को शामिल किया जा सकता है। बहुत सारी मंदिरों के प्रमाण मिलते हैं। गुप्तकाल में चूँकि मंदिर का निर्माण शुरू हुआ था, लेकिन फिर भी काफ़ी व्यापक पैमाने पर मंदिरों का निर्माण किया गया, जो विशेष रूप से उल्लेखनीय माना जा सकता है। तो इसको इस तरह से भी हम देख सकते हैं।